Hello my dear students, myself Navneet Bhandari and I welcome you to my channel Quantum Academy of Physics। बच्चों आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे सेल्फ इंडक्शन के बारे में। एक नया टॉपिक है और ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो भी मैं आपको कंसेप्ट सिखाऊंगा वो कंसेप्ट को अच्छे से समझना, पढ़ना और उससे रेलिवेंट कंसेप्चुअल्स और न्यूमेरिकल्स ट्राई करना, ठीक है। तो आज हम एक ऐसी चीज़ पढ़ने वाले बच्चों जो आपको अब अगले 1 महीने तक लगातार सुनने को मिलेगी। कई बार मैं बार बार यूज़ करूंगा इंडक्टर वर्ड का, ठीक है। इंडक्टर वर्ड क्या होता है? देखो, जैसे कि रेजिस्टेंस एक सर्किट का कंपोनेंट होता है, जैसे रेजिस्टेंस का काम क्या होता है, कहीं ना कहीं चार्जेस जो फ्लो कर रहे हैं एक वायर के अंदर वो उसको डिस्टर्ब करता है, राइट, जिसकी वजह से कुछ पोटेंशियल ड्रॉप देखने को मिलता है, कुछ हीट एनर्जी लॉस देखने को मिलता है। ऐसा ही हमने पढ़ा है ना अब तक। तो ऐसे ही अगर मैं किसी एक कॉइल को पहले आप इस चीज़ को देखो जो मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर रखा है। अगर मैं किसी कॉइल को n टर्न्स देकर उसको बैटरी से कनेक्ट कर दूं तो इस पर्टिकुलर अरेंजमेंट को या इस पर्टिकुलर कंपोनेंट को जो मैंने यहाँ पर बना रखा है इसको मैं बोलता हूँ इंडक्टर, राइट। तो ये इंडक्टर वर्ड का मतलब आपको पता होना चाहिए। इट इज जस्ट कॉइल विद n टर्न्स कनेक्टेड विद अ बैटरी, राइट। ओके, तो ये सर्किट अभी फिलहाल के एक इंडक्टिव सर्किट है। अगर मैं यहाँ पर ऐसे ड्रॉ करता बच्चों इस तरह से और यहाँ पर ऐसे बैटरी कनेक्ट कर दूँ कोई भी, तो मैं बोलूंगा कि ये जो है ये एक रेजिस्टिव सर्किट है, ये एक इंडक्टिव सर्किट है। सिमिलरली अगर मैं यहां पर ऐसे कैपेसिटर लगा दूं, राइट, तो मैं बोलूंगा ये कैपेसिटिव सर्किट है। तो ये 3 मेजर कंपोनेंट्स है जो अगले चैप्टर में बार बार पढ़ोगे, तो इसलिए थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूं। इंडक्टर का मतलब क्या होता है कि इस तरह से आपने n टर्न्स दे दी किसी कॉइल को। रेजिस्टेंस का मतलब आपको पहले से ही पता है। कैपेसिटर आपको मैंने सेकंड चैप्टर में पढ़ाया था कि जब हम पैरेलल प्लेट्स पर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज दे देते हैं तो राइट, तो वो सिस्टम अरेंजमेंट को मैं क्या बोलता हूँ? कैपेसिटर, राइट, जो कि कहीं ना कहीं एनर्जी को, इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करने के काम आता है और जब भी आपके डिवाइस को एनर्जी चाहिए होगी तो ये उसको फ़ौरन हाजिर कर देगा, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करेंगे सेल्फ इंडक्शन का मतलब क्या है, राइट। तो सेल्फ इंडक्शन को समझाता हूँ आपको मैं। एक बार इसको यहाँ से समझने की कोशिश करना जरा, जो मैं यहाँ पर बनाने लगा हूँ। देखो यहाँ पर बच्चों मैंने n टर्न्स दे दिए कोइल के, ठीक है। फ्राइडे का एक्सपेरिमेंट अगर आपको थोड़ा सा भी याद हो, अगर मैं यहाँ पर की को क्लोज करता हूँ, अभी इनिशियली क्या था बच्चों? देखो, इनिशियली करंट 0 था, मैग्नेटिक फील्ड 0 था, फ्लक्स भी 0 था इनिशियली, बटन दबाने से पहले। जैसे ही मैं की को क्लोज करता हूँ कि करंट की वैल्यू 0 से सडनली, देखो करंट की वैल्यू क्या 0 से मैक्सिमम जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 से मैक्सिमम होगी, फ्लक्स की वैल्यू 0 से मैक्सिमम होगी। क्या मैं इस चीज़ को ये बोल सकता हूँ बच्चों कि फ्लक्स चेंज होगा इन कॉइल्स के अबाउट? किसी भी एक कॉइल की बात करूँ, मान लो इस कॉइल की बात करूँ, इस कॉइल के अबाउट जो फ्लक्स चेंज होगा फाई, क्या फॉर्मूला ये होता है ना, बी इंटू ए कॉस थीटा, राइट। पहले मैग्नेटिक फील्ड 0 था तो फ्लक्स 0 था, लेकिन अचानक जैसे ही करंट आएगा, करंट अपने साथ क्या लेकर आएगा? मैग्नेटिक फील्ड इसके अबाउट चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा और एकदम मैक्सिमम हो जाएगा, राइट। तो एरिया तो फिक्स है। अब यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैक्सिमम हो गया, फ्लक्स चेंज हुआ। अब आपको पता है कि फ्लक्स चेंज होने की वजह से इस कॉइल के अंदर लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, ड्यू टू फ्लक्स चेंज देयर विल बी इंड्यूस्ड ईएमएफ इन कॉइल। इस कॉइल के अंदर इंड्यूस ईएमएफ आएगी और डायरेक्शन मैंने आपको लेंजेस लॉ में समझाई थी। इंड्यूस ईएमएफ कुछ इस तरह से आएगी कि ये करंट जो यहां पर राइज कर रहा होगा उसको क्या अपोज करने का काम करेगी। तो मैं लिख रहा हूं यहां पर, जैसे ही आपने बटन को दबाया करंट मैक्सिमम हुआ, मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम हुआ, इस कॉइल के अबाउट फ्लक्स इंक्रीज करने लगा। फ्लक्स इज इंक्रीजिंग राइट नाउ, तो फ्लक्स इंक्रीज होगा इस कॉइल के अबाउट, तो इसमें करंट की डायरेक्शन कुछ ऐसे आ जाएगी कि ये इसको अपोज करने लग जाए, राइट। तो यही पर्टिकुलर फिनोमिना, इसी पर्टिकुलर फिनोमिना को मैंने नाम दिया सेल्फ इंडक्शन। कॉइल के अंदर खुद से ही क्या इंड्यूस ईएमएफ आ गया, इसको किसी दूसरी कॉइल की जरूरत नहीं पड़ी। वरना अब तक मैं क्या बोल रहा था कि भाई एक मैग्नेट पास लेकर आओ, एक्सटर्नल एजेंट नहीं है यहाँ पर कोई, या फिर मैंने आपको एक ऐसा समझाया था कि एक और कॉइल रख दी यहाँ पर जिसके साथ हमने क्या बैटरी कनेक्ट कर रखी है ऐसे, राइट, और यहाँ पर लगा रखा गैल्वेनोमीटर। तो यहाँ पर कोई दूसरी कॉइल नहीं है, ये खुद ही अपने इसके साथ ही मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, बैटरी कनेक्ट कर दी। और जैसे करंट की वैल्यू 0 से मैक्सिमम हुई, फ्लक्स चेंज हुआ। फ्लक्स चेंज कैसे, किस मैनर में फ्लक्स चेंज हो रहा है? फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है। फ्लक्स इंक्रीज करेगा तो इसका जो इसकी प्रॉपर्टी क्या है, ये इंक्रीजिंग फ्लक्स को क्या करेगी? डिक्रीज। ये हमने लेंजेस लॉ में सीखा था। पोलैरिटी बिल्कुल अपोजिट, किस मतलब जो हम
किसी नॉर्थ पोल को किसी कोयल के पास लेकर आ रहे थे, तो इसने अपने ऊपर क्या बना लिया था, नॉर्थ पोल। जब भी इंक्रीजिंग फ्लक्स था, रिपेल करने के लिए क्या, अपोज करने के लिए क्या, पोलैरिटी क्या डेवलप कर ली, बिल्कुल सेम तरह की। और जब नॉर्थ पोल को दूर लेकर जा रहा था, डिक्रीजिंग था, तो उसको इंक्रीज करने के लिए क्या, साउथ पोल बना लिया था। अब आपको ना ये चीज मैं एक एक्टिविटी से भी समझाता हूं अभी, ठीक है। उससे पहले एक बार डेफिनेशन पर दोबारा आते हैं। व्हाट इज सेल्फ इंडक्शन, सबसे बड़ा क्वेश्चन, सेल्फ इंडक्शन क्या। तो मैं क्या लिखूंगा अगर एग्जाम में मुझसे पूछा जाए, ये एक प्रॉपर्टी है, किसकी प्रॉपर्टी है, कोयल की, राइट। आप यहां पर चाहो तो इंडक्टर भी लिख सकते हो, ठीक है। ये एक प्रॉपर्टी है कोयल की, बाय वर्च्यू ऑफ विच कोयल ऑलवेज अपोजेस एनी चेंज इन द स्ट्रेंथ ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट बाय इंड्यूसिंग ईएमएफ इन इट। मतलब अगर आप इस कोयल के थ्रू करंट को पास कराओगे तो ये हमेशा उस करंट का इंक्रीज होना अपोज करेगी, और इवन तक कि करंट का डिक्रीज होना भी अपोज करेगी। मैं एक एग्जांपल से भी आपको समझाऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। तो चाहे फ्लक्स इंक्रीज हो रहा हो, चाहे फ्लक्स डिक्रीज हो रहा हो, देयर विल बी इंड्यूस ईएमएफ, राइट। क्वेश्चन मैं बता रहा हूं कि चाहे फ्लक्स इंक्रीज हो रहा हो, चाहे फ्लक्स डिक्रीज हो रहा हो, देयर विल बी इंड्यूस ईएमएफ। अब जब फ्लक्स इंक्रीज हो रहा होगा तो इंड्यूस ईएमएफ किस नेचर की होगी, कि उसको रोक दे, उसको डिक्रीज करने की कोशिश करे। लेकिन जब मैं दोबारा से की को ओपन करूंगा, करंट मैक्सिमम से जीरो जाएगा, उस वक्त क्या हो रहा होगा, करंट मैक्सिमम से जीरो, फ्लक्स डिक्रीज, तब क्या होगा, तब भी एक इंड्यूस ईएमएफ आएगी जो क्या करना चाहेगी, करंट को सपोर्ट, तब ये करंट को क्या बढ़ाना चाहेगी। तो यहां पर ये चीज मैं ऐसे लिख सकता हूं बच्चों कि जब भी करंट सर्किट में इंक्रीज करने की कोशिश करेगा, इंड्यूस ईएमएफ ट्राई टू डिक्रीज इट। करंट इंक्रीज करेगा तो इंड्यूस ईएमएफ क्या करेगी, उस चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स को, इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स को डिक्रीज करना चाहेगी। लेकिन जब करंट डिक्रीज होना स्टार्ट करेगा इस सर्किट के अंदर, डिक्रीज कब होगा, जब मैं की को ओपन कर दूंगा दोबारा से, करंट की वैल्यू मैक्सिमम से कितनी हो जाएगी, दोबारा से जीरो। उस केस में भी इंड्यूस ईएमएफ क्या करेगी, सर्किट को में जो करंट है उसको इंक्रीज करने की कोशिश करेगी। पहले डिक्रीज कर रही थी लेकिन अब क्या कर रही है, इंक्रीज। अब ये एक एक्टिविटी से समझा जा सकता है और जो आप डेली लाइफ में कहीं ऑब्जर्व भी कर सकते हो। देखो इसके लिए एक एक्टिविटी है बच्चों, देखो मैंने क्या किया बच्चों कि एक रेजिस्टेंस लिया यहां पर और साथ में एक बल्ब लगा दिया, ठीक है, और यहां पे कनेक्ट कर दिया एक बैटरी की ओपन है, ठीक है। सेम वे में मैंने क्या किया, यहां पर एक इंडक्टर लिया और इंडक्टर के साथ सेम वही बल्ब, जो ऊपर बल्ब है वही बल्ब लगाया, बस थोड़ा साइज छोटा बना दिया मैंने। यहां पर बल्ब बिल्कुल सेम है, आइडेंटिकल है सब कुछ, बैटरी भी सेम है, सी बैटरी भी बिल्कुल सेम है, मतलब ये V है तो ये भी V है, ठीक है। ये बल्ब B1 है तो ये भी बल्ब B1 है। इसको भी हमने कनेक्ट कर दिया यहां पर की ओपन। अब एक मजेदार बात सुनना जरा, इस वक्त इसमें करंट कितना है, जीरो, इसमें करंट कितना है, जीरो, ठीक है। सेम टाइम पे बिल्कुल भी फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड का भी डिफरेंस नहीं था। सेम टाइम पर जैसे ही मैंने की को क्लोज किया, जैसे की को क्लोज किया, दिस बल्ब ग्लो एट वंस, उसी वक्त ये बल्ब ग्लो कर गया। कौन सा बल्ब, जो रेजिस्टेंस के साथ कनेक्टेड है। लेकिन यहां पर जैसे ही मैंने की को क्लोज किया, दिस बल्ब took small time for glow। कभी भी ना अपने घर का स्विच भी एक बार दबाकर देखना, जैसे घर का बटन दबाओगे ना, टक की आवाज पहले आ जाएगी, लेकिन वो बल्ब ना फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड के बाद जलता है। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। जैसे ही करंट जीरो से मैक्सिमम होने लगा, यहां से अपोज करने के लिए, देखो करंट कैसे जा रहा है, ऐसे करंट कैसे जा रहा है, ऐसे, लेकिन अपोज करने के लिए क्या पैदा होगा, यहां पर ईएमएफ, यानी कि बैटरी वर्क डन करना चाह रही है यहां से यहां भेजने के लिए। मतलब बैटरी वर्क डन कैसे कर रही है कि करंट को यहां से यहां फ्लो करा सके, लेकिन ईएमएफ क्या चाह रही है कि करंट क्या अपोज हो। तो ये बैटरी और करंट की जो लड़ाई है कुछ फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड तक चलती है, लेकिन अल्टीमेटली करंट जीत जाता है और बल्ब आपका जल जाता है। वो आपको जो डीले देखने को मिल रहा है ना, वो इसलिए देखने को मिल रहा है क्योंकि ये जो इंडक्टर कॉइल है, इट इज ट्राइंग टू डिक्रीज दिस करंट। ये ईएमएफ हमेशा क्या चाहेगी, जब भी करंट जीरो से मैक्सिमम हो तो करंट क्या आगे ना बढ़ पाए, उसको रोकने की कोशिश करेगी, बट अल्टीमेटली ये इंडक्टर कॉइल कभी इसको रोक नहीं पाएगी।
राइट क्योंकि यहाँ पर बैटरी वर्क डन करने में कैपेबल है। बैटरी के अंदर तो कंटिन्यूसली केमिकल टू इलेक्ट्रिक एनर्जी का कन्वर्जन चलेगा, वो बहुत हाई एनर्जी से चार्ज को पुश कर सकती है। हाँ तो ठीक है, यहाँ पर करंट इंड्यूस होगा, करंट इंड्यूस बहुत कम होता है एज कंपेरिजन टू जो सर्किट में करंट फ्लो करता है, इसलिए क्या ज़्यादा टाइम तक रोक नहीं पाएगा और बल्ब कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, ग्लो कर जाएगा कुछ टाइम बाद। ठीक है यार, जैसे ही बटन दबाया आपने, फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड का टाइम लगा बल्ब ग्लो होने में, यहाँ तो एट वंस ग्लो हो गया। अब उसके बाद की कहानी क्या, उसके बाद बल्ब ग्लो करता रहेगा, कहीं भी जरा से भी फ्लक्चुएशन नहीं आएगी, क्योंकि ये इसका काम सिर्फ इतना था। करंट जब तक इंक्रीज कर रहा था तब तक इंड्यूस ईएमएफ आई, लेकिन एक बार करंट मैक्सिमम होकर तो कांस्टेंट हो गया ना। देखो करंट की वैल्यू जब तक 0 से 10 एम्पियर हुई तब तक इंड्यूस ईएमएफ रही फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड के लिए, बल्ब ग्लो नहीं किया। लेकिन एक बार जब बल्ब फिक्स हो गया, मतलब करंट जो है इसके अंदर फिक्स हो गया, 10 एम्पियर का करंट कंटिन्यूसली फ्लो कर रहा है, क्योंकि डायरेक्ट करंट है, 10 एम्पियर का करंट कंटिन्यूसली इसमें क्या चल रहा है, तब इंड्यूस ईएमएफ अपने आप गायब हो जाएगी, बल्ब चलता रहेगा। अब कहानी में देखो एक और ट्विस्ट, अब मैंने क्या किया, दोनों को दोबारा से ओपन कर दिया। जब इसकी की को ओपन किया और इसकी की को ओपन किया, यहां से करंट देखो, ये एट वंस, मैं लिख देता हूं, दिस बल्ब ग्लो एट वंस ऑन क्लोजिंग की। अच्छा यहां पर ये भी लिख देता हूं, दिस बल्ब टर्न ऑफ एट वंस ऑन ओपनिंग द की। बिल्कुल उसी टाइम जैसे अपने सर्किट को ओपन बनाया, बल्ब का ग्लो चला गया। लेकिन यहां पर भी प्रॉब्लम आई। यहां पर क्या, जैसे ही आपने बटन को दोबारा दबाया की को ओपन करने के लिए, करंट को जीरो करने के लिए, अब भी तो देखो क्या होगा, अब करंट की वैल्यू मैक्सिमम से कितनी होगी, 0। अब भी करंट की वैल्यू मैक्सिमम से 0 होगी तो क्या आएगा, फ्लक्स चेंज। लेकिन इस बार करंट डिक्रीज करने की कोशिश कर रहा है, तो ये इंड्यूस ईएमएफ कुछ ऐसा होगा कि अगर करंट की डायरेक्शन डिक्रीजिंग नेचर की है तो ईएमएफ उसको सपोर्ट करेगी, वो क्या चाहेगी, करंट को बढ़ाना। तो अब जो करंट और ईएमएफ पैदा होगा वो करंट को सपोर्ट करने के लिए। कभी भी नोटिस करना, जब आप बटन को दबाते हो, की को क्लोज करते हो, बल्ब फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड के बाद जलता है। ठीक है, कुछ टाइम बाद बटन को ओपन कर दो, बटन ओपन कर दोगे लेकिन बल्ब का ग्लो एकदम नहीं जाता, बल्ब का ग्लो धीरे धीरे जाता है। और कई बार आपको वो नजर आता है कि बल्ब अभी भी ग्लो कर रहा है, लेकिन 2-4 मिनट बाद बल्ब का ग्लो अपने आप चला जाता है। वो इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं जब आपने करंट को दोबारा से 0 किया तो अगेन एक इंड्यूस ईएमएफ आ गई जो उस बल्ब को ग्लो कराना चाह रही है। वो चाह रही है कि किसी भी तरह करंट दोबारा से इस बल्ब को मिलता रहे। पहले क्या चाह रही थी कि करंट बल्ब को ना मिले, लेकिन अब क्या चाह रही है, करंट बल्ब को मिलता रहे। तो यानी कि ईएमएफ जो इंड्यूस हो रही है सेल्फ इंडक्शन की वजह से, वो अल्टीमेटली क्या चाह रही है कि ना तो करंट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो, राइट, और जब डिक्रीज हो, देखो जब बहुत ज्यादा करंट इंक्रीज करने की कोशिश करेगा तो ईएमएफ उसको रोक देगी, रोकने की कोशिश करेगी, रोक नहीं पाएगी। लेकिन जैसे ही करंट 0 होने की कोशिश करेगा तो उसको सपोर्ट करना चाहेगी, वापस लाना चाहेगी कि भाई नहीं, सर्किट डिवाइस को आपकी जरूरत है। तो अल्टीमेटली यही सेल्फ इंडक्शन है यार, कि कॉइल हमेशा क्या चाहेगी कि भाई जब भी कोई चेंज आए उसके आसपास, अगर करंट चेंज हो रहा होगा तो उसको हमेशा अपोज करेगी। कौन अपोज करेगी, जो इस कॉइल के अंदर इंड्यूस ईएमएफ आएगी। तो सिंपल और साधारण भाषा में आप ये बोल सकते हो, सेल्फ इंडक्शन इज द प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्टर, इट विल ऑलवेज ट्राई टू अपोज एनी चेंज ऑफ करंट थ्रू इट। induced EMF will always oppose the change. I repeat my wording, induced EMF always oppose the change, whether it is increasing current. If it is increasing current, it will try to decrease it. If it is decreasing current, how you can get decreasing current? By tapping the key again. If you make this key open, then there will be decreasing current, then this induced EMF try to support that current so that there will be always some glow left in the bulb. तो ये आपको यहाँ पर आई होप आपको समझ आ गया होगा कि एक्चुअल में सेल्फ इंडक्शन क्या है और एक कोयल के अंदर ये कैसे देखने को मिलती है। ठीक है, अच्छा अब कोर बात, जो एक इंपॉर्टेंट बात है वो भी लिखवा देता हूँ यहाँ पर। ये चीज़ आई होप आपको समझ आ गई होगी, इसको आप लिख लेना। ये एक्टिविटी है, ये मतलब जस्ट समझाने के लिए, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ आपको आनी चाहिए, पता होनी चाहिए कि हाँ कैसे किसी बात को समझाया जा सकता है। अब देखो आगे जरा, देखो यार अल्टीमेटली आपको पता है जो फ्लक्स है, फ्लक्स किस पे डिपेंड कर रहा है, करंट पर। क्यों? क्योंकि देखो अगर I ज्यादा होगा तो अल्टीमेटली मैग्नेटिक फील्ड भी ज्यादा होगा, और मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा तो अल्टीमेटली फ्लक्स भी ज्यादा होगा, राइट। तो मैं सीधा सीधा ओरिजिन वैल्यू लिख रहा हूं कि भाई करंट अगर ज्यादा होगा तो
फ्लक्स भी ज़्यादा होगा। तो फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, राइट। तो मैं ये बात देखो यहाँ पर ऐसे लिख रहा हूँ, फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई हटाकर मैं लिख रहा हूँ फाई इज इक्वल टू एल आई। अब यहाँ पर जो मैंने एल वर्ड लिखा है ना, दिस इज बेसिकली कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, यानी कि फ्लक्स का चेंज होना, कितना फ्लक्स चेंज होगा, कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होगी, वो कहीं ना कहीं कोफिशिएंट ऑफ कॉइल पर भी डिपेंड करता है। कोफिशिएंट ऑफ कॉइल मतलब सेल्फ इंडक्शन ऑफ कॉइल पर। हर एक तरह की कॉइल का, कॉपर कॉइल, अलग अलग तरह की आपके पास मटेरियल की कॉइल है, उसकी अलग अलग तरह की प्रॉपर्टी होगी, राइट। तो वो फाई जो एल में लिख रहा हूँ यहाँ पर, एल इज अ कॉन्स्टेंट हेयर, और एल का मतलब क्या हुआ आपके पास, फाई डिवाइड बाई आई। अब इसका ये मतलब नहीं है बिल्कुल भी, लिसन, इसका ये मतलब नहीं है बिल्कुल भी मैं करंट बढ़ाऊंगा तो एल कम हो जाएगा। देखो अगर आप ये लिख रहे हो आई इंक्रीजेस एल डिक्रीजेस, तो ये बात सरासर गलत है, ऐसा आप कभी भी नहीं लिखोगे, क्योंकि एल क्या है यहाँ पर, एक कांस्टेंट है। एल एक कांस्टेंट है, एल एक प्रॉपर्टी है यार जो आप यूज करोगे कोइल की यहाँ पर, ठीक है। फ्लक्स डेफिनेटली करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेकिन एक फैक्टर और है जो फ्लक्स को अफेक्ट कर सकता है इस पर्टिकुलर इंडक्टर कोइल में, कि उसका कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन क्या है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप करंट, आपके हाथ में नहीं कि करंट आप कितना भी एक वायर में से फ्लो करा दोगे, वहां पर एक फैक्टर था रेजिस्टिविटी। उस वायर की अपनी खुद की भी एक प्रॉपर्टी है कि आप जितना मर्जी करंट फैला दो, लेकिन वो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो ऑफर करेगी। ऐसा नहीं है कि आपने चाहा कि, देखो मांगने से तो मौत भी नहीं मिलती है ना, ये कई किताबों में लिखा हुआ है। ऐसे ही अगर आप चाहोगे कि सर्किट में आप 50 एम्पीयर करंट फ्लो करा दो, अब सर्किट की कैपेबिलिटी है कि भाई वो 50 नहीं, वो 47 एम्पीयर करंट को अपने अंदर से फ्लो करा सकता है, बाकी का 3 एम्पीयर करंट हो सकता है आपको उसमें से वो देखने को ना मिले उसका इफेक्ट। जैसे कि आप मार्केट से सेल लेकर आ रहे हो 220 वोल्ट का, लेकिन हो सकता है उसका पोटेंशियल डिफरेंस 200 वोल्ट का हो, बाकी का जो 20 वोल्ट है वो तो बैटरी अपने आप ही खा जाएगी इंटरनल रेजिस्टेंस से, ठीक है। तो मैं यही समझाना चाह रहा हूं यहां पर आपको कि फ्लक्स यहां पर दो चीजों पर डिपेंड करे, तो करंट पर और एक कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन पर। अच्छा, अब एक और इंपॉर्टेंट बात जो आपने समझनी है, सी यहां पर अभी मैं डिफाइन कर रहा हूं कि जो फाई है वो एल आई है किसी भी एक इंडक्टर के लिए, ठीक है। अब एक चीज समझना, जरा एक चीज समझना, अगर मैं बात करूं अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ जो इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला होता है बच्चों, वो क्या होता है, डी फाई बाई डी टी नेगेटिव, राइट। तो अगर मैं यहां पर ये चीज लगाने की कोशिश करूं तो क्या मिल रहा है मुझे, फाई की जगह पर एल आई, तो यानी कि इंड्यूस ईएमएफ जो मुझे मिल रही है वो क्या मिल रही है, माइनस एल डी आई बाई डी टी। अब देखो यहां से भी एक बात पता लग रही है, देखो क्या, अगर आप इस चीज को विजुलाइज कर पाओ, जो ई है वो क्या आ रहा है, माइनस डी आई बाई डी टी इंटू में एल, यानी कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ लिख लेना जब जरा ये वाली बात, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इज बेसिकली सच दैट इट विल ट्राई टू डिक्रीज द करंट। देखो डी आई बाई डी टी क्या आ रहा है, नेगेटिव नेचर का आ रहा है। देखो ये बात पता लग रही है, अगर डी आई बाई डी टी इंक्रीजिंग नेचर का हुआ तो ईएमएफ क्या होगी, बिल्कुल उसके अपोजिट, यानी कि नेगेटिव। अगर डी आई बाई डी टी डिक्रीजिंग नेचर का हुआ तो ईएमएफ क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। देखो यहां से यार देखो सब कुछ समझ आ रहा है। अगर मैं लिख रहा हूं यहां पर डी आई बाई डी टी इंक्रीज, करंट इज इंक्रीजिंग विद द टाइम, डी आई बाई डी टी इंक्रीजेज, तो ये रिजल्ट हमेशा क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। अगर दूसरा पहलू में देखूं, डी आई बाई डी टी डिक्रीज हो रहा होगा, मतलब करंट विद द टाइम डिक्रीज हो रहा होगा, तो ईएमएफ क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। देखो इस रिजल्ट से पता लग रहा है, जो मैं आपको अब तक समझा रहा था देखो रिजल्ट से वेरीफाई भी हो रहा है। इस कहानी को जल्दी से लिखो, फिर मैं आगे लेकर चलता हूं आपको। तो बच्चों दो चार बातें और देखो जरा। अब जो रिजल्ट हमने भी डिफाइन किया है, इज इक्वल टू माइनस डी आई बाई डी टी, डी आई बाई डी टी इंटू एल, इसको मैं यहां पर लिख रहा हूं। देखो अब जरा मैं क्या चेंज कर रहा हूं यहां पर, अगर मैं बोलूं कि करंट का जो इंक्रीज होने का रेट है वो यूनिटी है, मैं आपको ये बोल रहा हूं कि 1 एम्पियर करंट हर एक सेकंड में इंक्रीज हो रहा है एक सर्किट के अंदर, उस केस में अगर डी ए बाई डी टी को मैं 1 मान लूं, यानी कि चेंज इन करंट विद द टाइम, इंक्रीज इन करंट विद द टाइम इज यूनिटी, उस केस में देखो ये फैक्टर जब 1 बन जाएगा तो आपको ये नजर आ रहा है कि जो ईएमएफ है जो इंड्यूस हो रहा है वो एल के इक्वल है, नेगेटिव ऑफ एल के इक्वल है, राइट। अब यहां से मैं क्या इंडिकेट कर सकता हूं, क्या डिफाइन कर सकता हूं कि एक्चुअल में जो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन है
उसको ऐसा भी डिफाइन किया जा सकता है कि ये एक तरह से इंड्यूस ईएमएफ इन द कॉइल है अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट क्या है, वो यूनिटी है। इस तरह से आप ये डिफाइन कर सकते हो व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, इट इज बेसिकली इंड्यूस ईएमएफ इफ देयर इज रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इज इक्वल टू यूनिटी। स्केलर क्वांटिटी होगा डेफिनेटली ये, अगर ई और एल आपस में इक्वल आ रहे हैं। ई बेसिकली क्या है, एक तरह से मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है। ईएमएफ को हम क्या बोलते हैं, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी सर्किट का। तो पोटेंशियल डिफरेंस अपने आप में एक स्केलर क्वांटिटी होता है, वर्क डन ओवर चार्ज। तो स्केलर क्वांटिटी हुई। अच्छा, चाहे मैं बात करूं सेल्फ इंडक्टेंस की, चाहे मैं बात करूं म्यूचुअल इंडक्टेंस की, तो हमेशा जो ऐसा यूनिट होगी बच्चों वो क्या होगी, हेनरी। ठीक है, HENERY, हेनरी। हेनरी भी एक साइंटिस्ट थे जिनके नाम पर ये हमने ऐसा यूनिट बना रखी है। इन फ्यूचर में आपको जब म्यूचुअल इंडक्टेंस पढ़ाऊंगा, जैसे क्या सेल्फ इंडक्टेंस पढ़ाया, अगला लेक्चर म्यूचुअल इंडक्टेंस पे होगा, तो वहां पर भी इसकी यूनिट भी क्या होगी, हेनरी होगी। अच्छा, अगर मुझे इसका डायमेंशन फॉर्मूला बनाना हुआ तो देखो, अगर मैं एल को डिफाइन करूँ, एल क्या बन जाएगा, -E dt/di। अभी dt/di को क्या लिखा जा सकता है, चार्ज लिख दूं नीचे ऐसे, और E को क्या लिखा जा सकता है, EMF यानी कि वर्क डन ओवर चार्ज। तो वर्क डन का डायमेंशन फॉर्मूला ऊपर ओपन कर दो, चार्ज का नीचे ओपन कर दो, उसका स्क्वायर कर दो, आपको जो डायमेंशन फॉर्मूला मिलेगा वो ये मिलेगा बच्चों, m1L2 T-2 A-2। राइट, इसको जल्दी से नोट डाउन करो, फिर कुछ और कंसेप्चुअल और इंपॉर्टेंट बातें इसमें हम डिस्कस करते हैं। आपको जस्ट अभी तक क्या समझ आया कि एक सेल्फ इंडक्शन का मतलब क्या है, किसी कोइल में किस तरह से इंड्यूस ईएमएफ आएगा और उसकी डायरेक्शन क्या होगी। डायरेक्शन इन द सेंस कि अपोजिंग नेचर का कब होगा, सपोर्टिंग नेचर का कब होगा। अब ये ना सोचना कि ईएमएफ की तो डायरेक्शन की बात कर रहे हैं सर, मैं डायरेक्शन से मेरा क्या तात्पर्य है यहाँ पर, कि वो उसको अपोज करना चाहेगा या उसको सपोर्ट करना चाहेगा। ठीक है, फॉर्मूला डिफाइन किया हमने। ठीक है, अच्छा, एक छोटी सी बात और इसमें आप मतलब ये भी जान सकते हो आप कि डिफाइन 1 हेनरी। अगर मैं बोलूँ कि 1 हेनरी को डिफाइन करो, तो देखो 1 हेनरी कब हो सकता है, 1 हेनरी कब हो सकता है, ये वैल्यू 1 तब हो सकती है जब वोल्टेज या इंड्यूस ईएमएफ कितनी हो जाए, 1 वोल्ट हो जाए, और जो करंट और टाइम की वैल्यू है, मतलब यहाँ पर मैं 1 सेकेंड लिख दूँ और यहाँ पर मैं 1 एम्पियर लिख दूँ। इसको मैं एक बार डेफिनेशन लिख देता हूँ, इसको जल्दी नोट डाउन करो। तो बच्चों, अगर मैं डिफाइन करने लगूँ व्हाट इज 1 हेनरी, तो आप ये लिख सकते हो, अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट 1 एम्पियर पर सेकेंड है और इंड्यूस ईएमएफ क्या आ जाए, 1 वोल्ट आ जाए, तो उस केस में मैं बोल सकता हूँ कि जो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस है बच्चों वो 1 हेनरी है। राइट, अगर 1 एम्पियर पर सेकेंड का चेंज इंड्यूस ईएमएफ को 1 वोल्ट का बना दे किसी भी तरह, तो मैं बोलूँगा कि जो सेल्फ इंडक्टेंस का कोफिशिएंट है वो कितना है, 1 हेनरी। अब एक ऐसा क्वेश्चन मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ जो आपको वो तकलीफ दे सकता है अगर आप इसको ना समझो। ठीक है, कई बार देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ, इस चीज़ को शायद आप रिलेट कर पाओ। अभी आप लोगों को फिजिक्स पढ़ते हुए तकरीबन 1.5 साल हो गए है ना। जब 10 से आप +1 में आए थे, आपने फिजिक्स के अलग अलग तरह के रूप देखे, पता लगा कि एक्चुअल में पेपर वाकई में बहुत लेवल का आता है। अगर मैं बात करूँ मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री की, तो डेफिनेटली फिजिक्स वो सब्जेक्ट है जिसमें आप मैथमेटिक्स के साथ साथ कुछ कंसेप्चुअल्स और कुछ लॉजिकल क्रिटिकल क्वेश्चंस को सोल्व करते हो। कभी भी फिजिक्स में आपको 5 नंबर का क्वेश्चन तकलीफ नहीं देगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। कभी भी 5 नंबर का, अगर आपने पूरे साल पढ़ा है तो 5 नंबर का क्वेश्चन कभी आपको तकलीफ नहीं देगा। या तो वो डेरिवेशन होगी या डेरिवेशन से मिलता जुलता कोई कंसेप्ट होगा। तकलीफ हमेशा आपको छोटे क्वेश्चंस देंगे, या तो 2 नंबर के या 1 नंबर के। 3 नंबर में भी कई बार डेरिवेशन से मिल जाती है आपको। तो आप अगर अच्छा स्कोर करना चाह रहे हो फिजिक्स में, ये मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पर बता रहा हूँ। राइट, मैं उन सभी टॉपर्स का फीडबैक आपको बता रहा हूँ पेपर को देखकर, उनकी मेंटेलिटी आपसे शेयर कर रहा हूँ, उनका रिव्यू आपसे शेयर कर रहा हूँ कि जब मैंने पिछले साल, देखो मैंने पिछले साल टोटल बोर्ड एग्जाम से पहले 7 बार फुल सिलेबस टेस्ट लिया। 7 बार फुल सिलेबस टेस्ट का मतलब जानते हो कि एक बच्चे ने 7 बार अकेडमी पर 70 नंबर का पेपर खुद से अटेम्प्ट किया, 3 घंटे वाला। और इसके अलावा शायद स्कूल में भी उसने 3 बार और अटेम्प्ट किया होगा, सितंबर में, दिसंबर में और प्री बोर्ड में, टोटल 10 बार। अब अगर बच्चा वाकई में पढ़ने वाला है, यहाँ पर एक प्रॉब्लम तो खत्म होगी कि उसको कभी भी स्पीड का चैलेंज नहीं आएगा। ठीक है, आप बहुत अच्छे से एक पैटर्न को समझ आते हो जब आप एक ही पेपर को कई बार अटेम्प्ट करते हो। उनका रिव्यू ये था कि हमको कभी भी स्पीड की कोई दिक्कत नहीं आई क्योंकि हमारी तैयारी बहुत अच्छी थी, सब कुछ बहुत बढ़िया था। दिक्कत पता है कब आई? दिक्कत तब आई जब 1 नंबर का क्वेश्चन
डेरिवेशन में से उठकर आ गया जहां पर एक लाइन लिखी हुई थी, लेकिन उसको जस्टिफाई करना हमसे पूछ लिया गया। तभी मैं आपको ये बोलता हूं कि कई बार मैं डेरिवेशन आपको करा रहा हूं, लेकिन कुछ ऐसे की पॉइंट्स होते हैं जो आपको खुद से उसमें से निकालने। मैं पूरी कोशिश करता हूं कि मैं आपको एक एक चीज बताऊं, एक एक चीज खोलकर बताऊं, डिटेल में बताऊं। तभी मैंने चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज ये लेक्चर बना रखे हैं। मैं चाहता तो 4-5 लेक्चर्स में एक चैप्टर को खत्म किया जा सकता है, लेकिन आप बिलीव करो 17 लेक्चर्स है पिछले चैप्टर को 17 लेक्चर्स में खत्म किया मैंने। अगर मैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की बात करूं, करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करूं, वो भी 17-18 लेक्चर्स में खत्म हुआ है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करूं तो डेट इज ऑलमोस्ट 40 लेक्चर्स फॉर 2 चैप्टर्स। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि आपको सिर्फ और सिर्फ कंसेप्चुअल रीडिंग पर ज्यादा फोकस करना है। एंड में लास्ट के 2-3 महीने में डेरिवेशन को कितना टाइम लगता है, प्रैक्टिस करोगे डेरिवेशन वैसे याद हो जाएगी। हमेशा 1 मार्क के क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करो, 2 मार्क्स के क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करो, जहां पर आपसे लॉजिक्स पूछे जाते हैं, जहां पर आपसे डेरिवेशंस के बीच में से कोई भी चीज उठाकर एक्सप्लेन करने को बोल दी जाती है। ठीक है, एक टॉपर बच्चे को मेरी बात ये समझ आ जाएगी, और एक ऐसे बच्चे को भी जिसके 70-80% आते हैं, वो भी इस बात को समझ पाएगा कि उसके हमेशा से नंबर अब तक पिछले 1.5 साल में कटे तो सिर्फ 2 नंबर और 1 नंबर में ज्यादा कटे हैं, क्योंकि 5 नंबर के तो वो रट के जाता था अच्छे से। चलो एनीवेज, ये थी ज्ञान की बात। अब हम बात करते हैं, देखो एक और इंपॉर्टेंट बात की हमने ये चीज अभी पढ़ी है कि जो फ्लक्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट है। जब भी मुझे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला ऐसा रिलेशन मिलता है, तो अगर मुझे ग्राफ प्लॉट करना हो बच्चों, क्या ग्राफ कुछ ऐसा नहीं होगा फ्लक्स और करंट का? फ्लक्स अगर देखो, करंट अगर इंक्रीज करेगा तो फ्लक्स इंक्रीज करेगा, कुछ ऐसे, राइट। दिस इज सपोज अ ग्राफ फॉर मटेरियल ए। किसी मटेरियल बी के लिए ग्राफ कुछ ऐसा हुआ, किसी मटेरियल बी के लिए बच्चों ये ग्राफ कुछ ऐसा हुआ। इसको मैं सही से ड्रॉ कर देता हूं, कुछ ऐसा हुआ। आपको ऐसी 2 कर्व्स देकर, सॉरी 2 लाइंस देकर, दो ये पूछ लेगा कि विच मटेरियल या विच इंडक्टर आउट ऑफ ए एंड बी हैज हायर वैल्यू ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। तो आपको साफ पता है कि यार अगर मैं इसको फॉर्मूले को कंप्लीट लिखूं तो मुझे मिलता है phi इज इक्वल टू एल आई और एल इज इक्वल टू phi डिवाइड बाई आई। एक तरह से अगर मैं phi वर्सेज आई ग्राफ का स्लोप लूं, स्लोप देखो दोनों जो ग्राफ है वो कांस्टेंट स्लोप के। अब स्लोप ज्यादा किसका है, देखो जिसका एंगल बड़ा होगा। टेन थीटा की वैल्यू किसके लिए बड़ी है, बी के लिए, तो मैं बोलूंगा सेल्फ इंडक्टेंस फॉर बी इज ग्रेटर देन सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए, यानी कि बी का सेल्फ इंडक्टेंस ए से कहीं ज्यादा है। ऐसे इन क्वेश्चंस को आपने सोल्व करना है। कई बार कंफ्यूज करने के लिए आपको ऐसा भी मिल सकता है बच्चों, कोई बड़ी बात नहीं, ये आई वर्सेस phi ग्राफ मिल जाए और मैं आपको सेम तरह का ग्राफ दे दूं। इस केस में अगेन दिस इज बी एंड दिस इज ए। इस केस में देखो ये क्या बन चुका है, अब अगर मैं स्लोप लूंगा तो ये आई वर्सेस phi बन जाएगा, तो यानी कि 1/l। इस केस में अगर बी का स्लोप ज्यादा है तो उसका सेल्फ इंडक्टेंस कम है, ए का स्लोप कम है तो उसका सेल्फ इंडक्टेंस ज्यादा है, क्योंकि देखो रेसिप्रोकल हो गया ना यहाँ पर, आई डिवाइड बाई phi, लेकिन एल तो क्या होता है phi डिवाइड बाई आई। तो आपको पता है यार 5 इज ग्रेटर देन 3 बट 1/5 इज लेस देन 1/3। यहां पर तो क्या था, आपको साफ पता लग रहा था, एंगल बढ़ा तो स्लोप बढ़ा। इस केस में अगर आई वर्सेस phi ग्राफ मिल जाए, यहां पर आप बोलोगे सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए इज ग्रेटर देन सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ बी। तो ये क्वेश्चन ऐसे सोल्व करते हैं, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो ये करने के बाद अब हम चलते हैं सोलिनॉइड की तरफ। हमने सेल्फ इंडक्टेंस का एक्सप्रेशन निकालना है किसी भी सोलिनॉइड के लिए, किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, सारा कुछ अभी पढ़ेंगे, इसको एक बार जल्दी से नोट डाउन करो। तो बच्चों अब हम एक सोलिनॉइड के लिए सेल्फ इंडक्टेंस को डिफाइन करेंगे कि सोलिनॉइड के लिए सेल्फ इंडक्टेंस किस तरह से वेरी करती है। एक 3 नंबर में एक्सप्रेशन आ सकता है ये वाला, वरना कंसेप्चुअल तो डेफिनेटली इस पर आ सकता है, ठीक है। सी, मैंने एक सोलिनॉइड को बैटरी से कनेक्ट कर दिया, जैसे ही बटन दबाऊंगा तो फ्लक्स मैक्सिमम होने की कोशिश करेगा। अब आपको पता है कि इसके अंदर एन टर्न्स है, तो मैं बोल रहा हूं किसी एक कॉइल की कहानी क्या है। एक कॉइल की कहानी देखो, पहले मैं लिख रहा हूं एज वी नो जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ड्यू टू सोलेनॉइड, वो कितना होता है बच्चों, वो होता है म्यू नॉट स्मॉल एन इंटू में आई। अगर इसको थोड़ा सा एलोबरेट करूं तो म्यू नॉट कैपिटल एन आई डिवाइड बाय एल। ये मैंने डेरिवेशन आपको करवाई थी, शायद आपको याद भी होगी, ठीक है। ठीक है, अगर मैग्नेटिक फील्ड सोलिनॉइड का इतना है तो मैं यहां पर देखो क्या लिख रहा हूं, फ्लक्स लिंक्ड विद वन कॉइल ऑफ सोलिनॉइड। वो क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू में एरिया,
है ना, डायरेक्ट लिख देता हूँ मैग्नेटिक फील्ड इनटू में एरिया, cos थीटा तो ऑब्वियसली cos 0 डिग्री होगा यहाँ पर अगर मैं देखूँ। अब सुनो, तो फाई, अभी मैं 1 टन की बात कर रहा हूँ, सिर्फ 1 टन की बात। मैग्नेटिक फील्ड कितना है सोलिनॉइड का, म्यू नॉट एन आई बाय में एल। इस कैपिटल एल को मैं एक बात का ध्यान रखूंगा कि मैं यहाँ पर स्मॉल एल लूँ, यानी कि जो लेंथ ऑफ सोलिनॉइड है वो स्मॉल एल ले रहा हूँ मैं यहाँ पर। मेरे स्मॉल एल लेने का रीजन आपको अभी समझ आ जाएगा, क्योंकि जब पर्सनली मेरे टाइम में ये क्वेश्चन आया था, प्री बोर्ड एग्जाम की बात कर रहा हूँ मैं, प्री बोर्ड एग्जाम में मैं बहुत सिली मिस्टेक कर आया था जल्दबाजी में, और मैं चाहता हूँ कि वो आप कभी ना करो। इसलिए यहाँ पर बेटर है कि इसको भी स्मॉल एल ले लो, ठीक है। लेंथ के लिए आप स्मॉल एल यहाँ पर ले सकते हो सिंबल। अच्छा, लेकिन इसके अंदर कितने टर्न्स है, इसके अंदर n टर्न्स है, तो जो फ्लक्स चेंज होगा वो n टर्न्स के अबाउट होगा। तो मैं जो लिख रहा हूँ जो एक्चुअल फ्लक्स चेंज है फाई टोटल, वो कितना होना चाहिए, n टाइम्स ऑफ 1 कॉइल के अबाउट। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये बन जाएगा म्यू नॉट n स्क्वायर आई एल। अच्छा, यहाँ पर a तो मल्टीप्लाई करना भूल ही गए हम, ठीक है, इनटू में a, ठीक है। यहाँ पर बच्चा सबसे बड़ी गलती करता है। देखो, अब तक मैं सिर्फ एक कॉइल की बात कर रहा था, लेकिन ऐसे कितने टर्न्स है। देखो, एक कॉइल के अबाउट फ्लक्स चेंज अगर फाई है तो n के अबाउट कितना होगा, n टाइम्स फाई, क्योंकि फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी आपको पता ही है। तो सभी के अबाउट कितना होगा, n से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो यहाँ पर मैंने देखो, ये कैपिटल N तो बाय डिफॉल्ट रिजल्ट में था ही, लेकिन मैंने अगर n टर्न्स के अबाउट फ्लक्स चेंज निकालना, तो ये रहा एक कॉइल के अबाउट, ये रहा फ्लक्स चेंज, और n के अबाउट ये रहा। मुझे यहाँ पर n को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अब। और मैंने क्या समझा अभी, फाई का फॉर्मूला क्या है, एल आई, बट फ्लक्स चेंज तो फाई ये भी होता है एल आई। अब आप इस इक्वेशन 1 और इस इक्वेशन 2 का राइट हैंड साइड देखो, बिल्कुल सेम है। यू कैन कंपेयर इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो यहां पर देखो क्या आएगा, कंपेयरिंग 1 एंड 2, व्हाट विल यू गेट, यू गेट एल आई इक्वल्स टू म्यू नॉट एन स्क्वायर आई ए ओवर एल, ठीक है। यहां पर इस आई से ये आई कैंसिल, राइट। अब मैं गलती क्या करके आया था, मैंने यहां पर कैपिटल एल लगा रखा था, और मैं यहां पर क्या कराया था, इस एल को यहां से मल्टीप्लाई। अगर देखो मैं इसको ऐसा लिखता, कई बार पता है क्या होता है, कई बार गलती आपकी नहीं होती, कई बार आपके माइंड में कुछ चल रहा होता है और आप कर कुछ आते हो। अगर मैं इसको ऐसे लिखता तो मैं इसको ऐसे बना देता गलती से, एल स्क्वायर इक्वल्स टू आई से आई कैंसिल, अंडर रूट म्यू नॉट, कुछ और रिजल्ट निकाला था। लेकिन जबकि मुझे ऐसा नहीं करना है, इसलिए यहां पर मुझे पता कि एल का मतलब क्या है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, और स्मॉल एल का मतलब क्या है, लेंथ। जो एल का फॉर्मूला बना, यानी कि सोलिनॉइड के लिए जो सेल्फ इंडक्टेंस का कोफिशिएंट है वो कितना है बच्चों, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए ओवर एल। यानी कि देखो, मैं इस बात को ना समझाने के लिए आपको थोड़ी चीजें इजी करता हूं। एल की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, एल की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, उतना ज्यादा इसके अंदर प्रॉपर्टी आएगी अपोजिशन की, उतना ज्यादा ये करंट को अपोज कर पाएगा, उतना ज्यादा लेट बल्ब ग्लो करेगा। जितनी एल की वैल्यू कम होगी, उतना उसके अंदर जो अपोजिशन की वैल्यू वो कम हो जाएगी। आपके लिए थोड़ा सा ये मेरे ख्याल से इजी हो गया होगा, राइट। अब सुनो, तो इससे मुझे ये पता लग रहा है बच्चों कि जो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, नंबर ऑफ टर्न्स के। नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने से देखो कितना ज़्यादा कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस में चेंज आएगा। डबल कर दोगे तो 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एरिया के, ठीक है। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, लेंथ के। तो ये फैक्टर्स का मुझे ध्यान रखना है। अब कई बार क्वेश्चन ये आ जाता है कि अगर मैं इस सोलिनॉइड में एक आयरन रोड को इंसर्ट कर दूं तो क्या होगा। जब आप एक आयरन रोड इंसर्ट करोगे, ये बात शायद मैंने पहले भी कभी बताई होगी आपको, आयरन रोड की जो परमेबिलिटी है अगर वो म्यू आर है, मान लो कि आयरन रोड की परमेबिलिटी म्यू आर है, तो ये पूरा रिजल्ट यानी कि जो नया कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन होगा एल डैश, वो क्या हो जाएगा, म्यू आर टाइम्स ऑफ प्रीवियस रिजल्ट, यानी कि म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाय एल। यानी कि अगर कोई भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल आप इसके अंदर डाल देते हो तो इसकी वो कैपेबिलिटी कहीं ना कहीं बढ़ जाती है, ठीक है। कौन सी कैपेबिलिटी, अपोज करने की। तो मैं बोलूंगा कि एल डैश विल बी म्यू आर टाइम्स ऑफ एल हो जाएगा अगर आप कोई भी आयरन रोड को इसके बीच में इंसर्ट कर दोगे। तो आप इस कहानी को ना समझने के लिए एक ऐसा एग्जांपल भी ले सकते हो कि अगर यहां पर
मैं इसके साथ एक बल्ब लगा दूं, ठीक है, अगर मैं यहां पर बल्ब लगा दूं, अब देखो आपको पता है फाई का फॉर्मूला क्या होता है, L डिवाइड बाई आई, ठीक है, या आप ऐसे इसको भी छोड़ो, आप ऐसे समझो जरा। अब अगर इसके साथ मतलब जैसे आपने की को क्लोज करा, ठीक है, अपोज हुआ करंट, बल्ब ग्लो कर रहा है, बल्ब के पास ब्राइटनेस है। अगले चैप्टर में मैं आपको यह बात प्रूफ भी करके दिखाऊंगा कि जब भी मैं इस ग्लो करते हुए बल्ब के साथ जो इंडक्टर कोइल है इसके अंदर अगर एक आयरन रोड डाल दोगे आप, आयरन रोड डालते ही इसकी ब्राइटनेस कम हो जाएगी। मैं क्या बोल रहा हूं, ये अभी इंडक्टर आपने एयर कोइल यूज कर रखी है, उसके तो आपने बल्ब जला दिया, बल्ब की ब्राइटनेस है कुछ ना कुछ, ठीक है, पहले अपोज हुआ लेकिन बल्ब अब एकदम कॉन्स्टेंटली ग्रो कर रहा है। लेकिन जैसे आप आयरन रोड बीच में डालोगे एकदम ब्राइटनेस थोड़ी सी कम हो जाएगी, दोबारा निकाल दोगे तो ब्राइटनेस दोबारा से ज्यादा हो जाएगी। तो आयरन रोड का इंसर्ट करना किसी भी सोलिनॉइड कोइल में, अब इसको मैं सोलिनॉइड इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कहीं ना कहीं बैटरी से कनेक्टेड है, तो आयरन रोड का इंसर्ट करना किसी भी कोइल में बल्ब की ब्राइटनेस को कैसे इफेक्ट करता है, उसको कम कर देता है, ठीक है, क्यों, क्योंकि उसका अपोजिशन इंक्रीज कर देता है उसको। ये चीज जो है ना, ये एक फॉर्मूले से समझी जा सकती है, वो फॉर्मूला जब मैं आपको बताऊंगा कि जो इंडक्टर रेजिस्टेंस ऑफर करता है उसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, ये अगले चैप्टर में आएगा आपके पास, ठीक है। तो इसको एक बार नोट डाउन करो, फिर एक दो और फैक्ट्स जानते हैं। तो बच्चों एक और बात आपको मैं बताता हूं, आज से कुछ साल पहले क्वेश्चन आया था, डिफाइन इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब ये इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बड़ा ही अजीब सा वर्ड सुनने में लग रहा है आपको, अगर आपको ध्यान थोड़ा सा भी मैकेनिक्स का, इनर्शिया वर्ड हम वहाँ पर रेफर करते हैं कि एक ऐसा इनएबिलिटी जो या तो बॉडी को रेस्ट से मोशन में नहीं आने देना चाहता या मोशन से रेस्ट में नहीं आने देना चाहता, है ना, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, बॉडी रेस्ट से मोशन में नहीं आ सकती, या उसको जो मास ज़्यादा होगा अपने मास की वजह से वो रेस्ट से मोशन में तभी आएगी जब कोई एक्सटर्नल फोर्स लगेगा। सिमिलरली देखो जो सेल्फ इंडक्टेंस है इसको हम इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी बोलते हैं, क्योंकि ये भी अपोज करना चाहता है, कोई भी चेंज को अपोज करना चाह रहा है, राइट। तो आप एक लाइन लिख सकते हो ये भी कि सेल्फ इंडक्टेंस इज आल्सो नोन एज इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, राइट। इतना वर्ड बहुत है, कोई आपसे डिटेल में नहीं पूछेगा, लेकिन हाँ पता होना चाहिए टेक्निकली कि ठीक है यार इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नाम की क्या चीज़ होती है। तो इस चैप्टर को आगे अगले लेक्चर में बढ़ाएंगे बच्चों, शायद 3 लेक्चर्स और लगेंगे जिसमें मैं आपको चैप्टर वाइंड अप करा दूं। मे भी शायद मैं 24 को ना खत्म करा पाऊँ, लेकिन 25-26 तक डेफिनेटली मैं खत्म करा दूंगा। ये लेक्चर के नोट्स बना लेना बच्चों, सफिशिएंट है, थ्योरेटिकल लेक्चर था आज का। अब से मैंने थोड़ा पैटर्न बदल दिया लेक्चर डिलीवर करने का, लेक्चर या तो प्योरली थ्योरेटिकल होगा या प्योरली न्यूमेरिकल होगा, इसलिए इससे ये फायदा होगा, अब किसी बच्चे ने अगर थ्योरी करनी है तो सिर्फ थ्योरी कर पाएगा लेक्चर को देखकर, किसी ने अगर न्यूमेरिकल्स करने हैं किसी भी टॉपिक से रेलिवेंट तो वो सिर्फ परफेक्टली न्यूमेरिकल्स कर पाएगा। तो इस तरह से लेक्चर्स आपको मिला करेंगे, और इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। नोट्स बनाते रहो और पिछला अगेन मैं बोलूँगा पिछला रिवाइज करते रहो ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए सितंबर एग्जामिनेशन में, ठीक है बच्चों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।